आजादी से पहले शुरू हुई ये कंपनी। दिल्ली में 21 कॉलोनियां, फिर गुड़गांव का वो बड़ा दांव, हाँ रिकॉर्ड तोड़ने वाला आईपीओ, फिर सेबी का बैन और धोखाधड़ी के आरोप, बिल्कुल करोड़ों का जुर्माना, रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ा जमीन विवाद, जी। और फिर इन सब विवादों से निकलकर जबरदस्त वापसी। नमस्कार और स्वागत है इस गहरी चर्चा में। आज हमारे सामने है भारत के रियल एस्टेट सेक्टर के एक क्या कहते हैं दिग्गज डीएलएफ लिमिटेड की कहानी जी। जो जानकारी हमें मिली है वो इसके बनने से लेकर आज तक के सफर, इसकी बुलंदियों और हाँ गहरे विवादों पर भी रोशनी डालती है। तो चलिए परत दर परत इसे समझते हैं। बिल्कुल। तो कहानी 1946 में चौधरी राघवेंद्र सिंह से शुरू होती है, जिन्होंने दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस बनाई। अच्छा। शुरुआत दिल्ली में कृष्णानगर, साउथ एक्सटेंशन जैसी कॉलोनियां बनाने से हुई। लेकिन 1957 में दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट आया। हाँ, डीडीए एक्ट, जिसने प्राइवेट डेवलपर्स के लिए दिल्ली में काम करना मतलब लगभग नामुमकिन सा कर दिया। ओहो, तो ये एक बड़ा झटका था। हाँ, बहुत बड़ा। इतना बड़ा कि सुनने में आया है कि संस्थापक इसे सिर्फ 27 लाख रुपए में बेचने तक की सोचने लगे थे। सिर्फ 27 लाख। और यहीं तस्वीर में आते हैं केपी सिंह 1961 में। जी। संस्थापक के दामाद थे, इंग्लैंड से पढ़े हैं, पूर्व आर्मी ऑफिसर। उन्होंने दिल्ली से बाहर उस वक्त के मतलब गांव जैसे गुड़गांव में भविष्य देखा। ये कितना बड़ा कदम रहा होगा उस समय। ये एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं दूरदर्शी कदम था। 70 के दशक से उन्होंने गुड़गांव में किसानों से वो सस्ते दामों पर जमीन खरीदना शुरू किया। 3,500 एकड़ जमीन। 3,500 एकड़। हाँ, और इसी जमीन पर डीएलएफ सिटी का सपना देखा गया, जिसने गुड़गांव, जिसे अब हम गुरुग्राम कहते हैं, उसका तो नक्शा ही बदल दिया। सही बात है। फिर 90 के दशक में जीई, अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों का यहाँ आना इस विजन की कामयाबी का सबूत बना है ना। बिल्कुल। और फिर 2007 में वो आईपीओ आया जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कितना बड़ा था वो? कंपनी ने करीब 9,187 करोड़ रुपए जुटाए। उस समय भारत का सबसे बड़ा आईपीओ था वो। बाप रे, 9,187 करोड़। जबरदस्त। हाँ, जबरदस्त। लेकिन इतनी तेजी से बढ़त के साथ कुछ चुनौतियां भी आईं, खासकर वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर। और जल्द ही सेबी यानी अपनी स्टॉक मार्केट रेगुलेटर के साथ विवाद खड़ा हो गया। हाँ, ये जानकारी छुपाने और धोखाधड़ी वाले आरोप क्या थे? और इसमें वो हाउसवाइफ्स वाला एंगल वो काफी चर्चा में रहा था, है ना? हाँ, बिल्कुल। आरोप ये था कि सुदीप्ति एस्टेट्स नाम की एक कंपनी और डीएलएफ की कई सब्सिडियरीज मतलब सहायक कंपनियां, उनके जरिए अहम जानकारी छुपाई गई। अच्छा। और जांच में ये बात सामने आई कि आईपीओ से ठीक पहले करीब 355 सब्सिडियरी कंपनियों का मालिकाना हक कंपनी के कुछ प्रमुख कर्मचारियों की पत्नियों को ट्रांसफर कर दिया गया था। पत्नियों को? मतलब हाउसवाइफ्स को? जी, यही बात थी। तो सेबी ने इसे निवेशकों से धोखाधड़ी माना और 2014 में चेयरमैन केपी सिंह समेत 6 अधिकारियों पर 3 साल का बैन लगा दिया। 3 साल का बैन चेयरमैन पर? ये तो बहुत बड़ा एक्शन था उस समय भारतीय कॉर्पोरेट जगत के लिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर थी ये। हालांकि मार्च 2015 में सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल यानी सैट ने इस बैन को हटा दिया। अच्छा, हटा दिया था। हाँ, लेकिन इस पूरे मामले ने कंपनी के जो कामकाज के तरीके थे उन पर गंभीर सवाल तो जरूर खड़े कर दिए थे। जाहिर है। इसके बाद एक और बड़ा विवाद सामने आया जिसने राजनीतिक गलियारों में भी काफी हलचल मचाई। वो रॉबर्ट वाड्रा कनेक्शन। जी, ये मामला गुरुग्राम के शिकोहपुर में 3.5 एकड़ जमीन के सौदे से जुड़ा है। हाँ। आरोप है कि वाड्रा की कंपनी ने ये जमीन सस्ते में खरीदी और फिर हरियाणा सरकार से जैसे ही लैंड यूज बदलने की मंजूरी मिली, उसके कुछ ही महीनों में कई गुना मुनाफे पर डीएलएफ को बेच दी। कई गुना मुनाफे पर? हाँ, 2012 में अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया था कि ये डीएलएफ द्वारा वाड्रा को दिए गए बिना ब्याज के लोन और सस्ती प्रॉपर्टीज के बदले में था और इसके लिए हरियाणा सरकार ने डीएलएफ को फायदे पहुंचाए थे। ओहो, मतलब ये सीधे तौर पर व्यापार और राजनीति के गठजोड़ पर सवाल उठा रहा था। हाँ, आरोप तो यही थे। मामला काफी गरमाया। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया। जांच अभी भी जारी है। अच्छा, जांच अभी चल रही है? जी। वाड्रा बस इन आरोपों को हमेशा राजनीति से प्रेरित बताते रहे। देखिए, हम यहाँ सिर्फ उपलब्ध जानकारी सामने रख रहे हैं बिना किसी का पक्ष लिए। बिल्कुल सही। अच्छा, विवाद यही नहीं थमे। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई उसने भी भारी जुर्माना लगाया था। हाँ, 2011 में सीसीआई
जो बाजार में गलत व्यापारिक तरीकों पर नजर रखती है, उसने डीएलएफ पर 630 करोड़ का जुर्माना लगाया था। 630 करोड़ किस लिए? ये द बेल एयर प्रोजेक्ट में ग्राहकों के साथ जो अनुबंध की शर्तें थीं, वो एक तरफा और अनुचित पाई गई थीं। सीसीआई ने तो इसे उपभोक्ता अधिकारों का क्रूर अनादर तक कह दिया था। बाप रे, क्रूर अनादर। इतने उतार चढ़ाव के बाद कंपनी आज कहाँ है? क्योंकि केपी सिंह ने तो 2020 में चेयरमैन पद छोड़ दिया था। हाँ, उनके बेटे राजीव सिंह अब चेयरमैन हैं। और हाल के वर्षों में देखें तो कंपनी की वित्तीय स्थिति में जबरदस्त सुधार हुआ है। अच्छा जी, पिछले वित्त वर्ष यानी FY 2025 में रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट मतलब शुद्ध मुनाफे में बड़ी बढ़त दर्ज की गई है और कर्ज भी काफी कम हुआ है। चलिए, तो अच्छी बात है। अब कंपनी का फोकस किस तरफ है? मतलब क्या बना रहे हैं आजकल? अब फोकस लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी हाउसिंग पर ज्यादा है, जैसे उनका द कैमेलियाज प्रोजेक्ट है। हाँ, सुना है उसके बारे में। कंपनी के अब 2 मुख्य हिस्से हैं, एक तो डेवलपमेंट यानी प्रॉपर्टी बनाकर बेचना और दूसरा एन्युइटी वर्टिकल। एन्युइटी मतलब ऑफिस स्पेस, मॉल जैसी प्रॉपर्टीज बनाकर उन्हें किराए पर देने से जो नियमित आय होती है। अच्छा, रेंटल इनकम। हाँ, रेंटल इनकम। और भविष्य के लिए भी बड़ी योजनाएं हैं, जैसे FY 2026 में करीब 17,000 करोड़ रुपए के नए हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च करने का लक्ष्य है। 17,000 करोड़। तो डीएलएफ की कहानी सिर्फ एक रियल एस्टेट कंपनी की कहानी नहीं लगती। ये तो भारत के शहरीकरण, आर्थिक उदारीकरण की महत्वाकांक्षाओं और उनसे जुड़ी जो जटिलताएं हैं, उसका एक आईना है। सही कहा। एक तरफ गुड़गांव जैसे शहर बसाने का श्रेय, तो दूसरी तरफ इतने गंभीर विवाद। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भारत जैसे जटिल और तेजी से बदलते बाजार में कोई भी कंपनी तेज ग्रोथ, जो जरूरी राजनीतिक या दूसरे संबंध हैं, उनको साधने और नैतिक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बीच संतुलन आखिर कैसे बना सकती है? ये बड़ा सवाल है। हाँ, डीएलएफ का सफर व्यापार, राजनीति और नियमों के इस पेचीदा रिश्ते पर एक तरह की केस स्टडी ही है। बिल्कुल। इस गहरी और दिलचस्प चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, अपनी राय नीचे कमेंट्स में दें और ऐसे ही और जानकारीपूर्ण सत्रों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।